हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो बहलोल लोदी है उसने किस तरह से लोदी वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और उसके बाद जो बहलोल लोदी था उसने क्या किया था कि जो मंगोल आक्रमण हुआ करते थे उस समय के अंदर, तो उससे बचने के लिए उसने जो उसका बड़ा बेटा था मोहम्मद खान, उसको जो सीमा प्रांत है जहाँ से कि मंगोल आक्रमणकारी आया करते थे, तो वहाँ पर मोहम्मद खान को नियुक्त किया। उसके बाद 1485 ईस्वी के अंदर क्या था कि मंगोलों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण के अंदर जो बहलोल लोदी का जो बड़ा बेटा था मोहम्मद खान, वो मारा जाता है। अब उसके मरने के बाद क्या हुआ कि जो बहलोल लोदी था वो उससे काफ़ी प्यार करता था और उसका बहुत ही प्रिय पुत्र था मोहम्मद खान। तो उसके वियोग में ही क्या हुआ कि वो बीमार हो गया और उस समय वो काफ़ी बुजुर्ग भी था, जैसे 80 साल के करीब उसकी उम्र थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो अगला सुल्तान बना था वो था सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो सिकंदर लोदी के बारे में रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1489 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, जो बहलोल लोदी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो शासक बना था वो कौन बनता है? सिकंदर लोदी। लेकिन सिकंदर लोदी जो था उसका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खान। यानी कि निजाम खान कौन था? सिकंदर जो बहलोल लोदी है उसका छोटा बेटा था। और बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद इसने सिकंदर शाह लोदी की उपाधि धारण की और ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था ये। तो ये अब सुल्तान बन गया। इसके बाद इसने क्या किया, देखिए इसके अभियान पढ़ेंगे कि जो भी साम्राज्य आपने देखा था कि जो जब सैयद वंश का अंत हुआ था तो उसके बाद जो दिल्ली का साम्राज्य है वो बेहद ज़्यादा कम था। यानी कहिए दिल्ली से लेकर पालम तक ही विकसित था, या यूँ कहिए कि दिल्ली के आसपास वाले एरिया के अंदर ही केवल दिल्ली सल्तनत बची हुई थी। लेकिन जब बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर अपना राज स्थापित किया था तो उसके बाद उसने क्या किया था, अफ़गान जो अफ़गानिस्तान के अफ़गान थे उनको वहाँ से बुलाया। उसके बाद उनका सहयोग लेकर क्या किया था, जो भाई दिल्ली थी उसको अपने पुराने रूप के अंदर उसने स्थापित किया। यानी कि जो भी प्रदेश वगैरह जो छूट चुके थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत से, उनको दोबारा से दिल्ली सल्तनत के अंदर शामिल किया था। अब सिकंदर लोदी उसके बाद देखिए शासक बना तो उसने भी उसी नीति को ही आगे बढ़ाया। और देखते हैं कि उसने किस तरह से अपने प्रदेशों को बढ़ाया और क्या क्या किया था, कौन कौन से विद्रोह और किस तरह से उनको दबाया था। अब देखिए जैसे ही सिकंदर लोदी शासक बना था तो उसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम कि बरबक शाह या फिर बारबक शाह था, वो क्या था, जौनपुर का इक्तेदार कह लीजिए या सूबेदार कह लीजिए, तो वो था। लेकिन वो क्या कर रहा था जौनपुर के अंदर, वो अपने स्वतंत्र शासक के रूप में ही व्यवहार करने लगा था। यानी कि अपने आप को वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं मानता था। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया कि जौनपुर पर अभियान किया और अपने भाई को जैसे परास्त कर दिया था बारबक शाह को। और क्या किया कि जो जौनपुर है जो कि यूपी के अंदर है उसको दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया था। और देखिए जैसे ही सिकंदर लोदी जब शासक बना था तो उसके जैसे भाई कई विद्रोही खड़े हो गए थे जो कि खुद शासक बनना चाहते थे या किसी को बनवाना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ कि वो बहुत सारे लोग जो थे इसके विरोधी बन गए थे या विद्रोही बन गए थे। तो इसके अंदर इसने क्या किया, सिकंदर लोदी ने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से भाई दमन किया और इन विद्रोह को शांत करवा दिया था। अब देखिए जो प्रमुख विद्रोही करता जो थे, जो विद्रोह करता थे, वो कौन कौन थे सिकंदर लोदी के शासनकाल में। एक तो था आलम खान जो कि बहलोल लोदी का भाई था और सिकंदर लोदी का चाचा हुआ। इसके अलावा जो दूसरा था वो था ईसा खान था। अब ईसा खान कौन था? ये बंगाल का जमींदार था वहाँ का, बंगाल का। तो इसने भी विरोध किया था तो इसको भी परास्त कर दिया। इसके द्वारा एक शासक है अजाम हुमायूं, ये इसका भतीजा था, इसके विद्रोह को भी दबा दिया था। इसके अलावा जो एक था तातार खान, तो इसके विद्रोह को भी समाप्त कर दिया था। तो ये इसने महत्वपूर्ण काम किया आते ही। इसके अलावा देखिए इसने जैसे जो उस समय के अंदर मेवाड़ राज्य था, जो राजपूताना राज्य था, वो स्वतंत्र हो गया था। तो इसने क्या किया, आते ही जैसे जो राजपूत राज्य थे धौलपुर, मंदरेल, उतागिरी, नरवर, नागौर वगैरह, इनको दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया। और देखिए तिरहुत भी था एक, जो कि कहाँ पर है, वर्तमान में ये बिहार की एक जगह थी तिरहुत। तो इसको भी दिल्ली सल्तनत के अंदर उसने मिला लिया था। तो ये इसने महत्वपूर्ण काम किए। एक तो क्या, अपने भाई से जौनपुर छीन लिया था। इसके अलावा जो विद्रोही थे इनको शांत करवाया, विद्रोह को दबाया। और इसके अलावा बिहार जो है वहाँ उसका जो शासक था जिसका नाम था हुसैन शाह शर्की, उसको क्या किया, परास्त किया। और जो बिहार का पूरा एरिया उसको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ले आया था।
इसके अलावा जो राजपूताना राज्य थे उनको भी इसने परास्त किया और क्या किया, दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया, यानी कि दिल्ली का जो खोया हुआ रूप था उसको वापस देने का इसने भरपूर प्रयास किया। अब देखिए जो राजपूताना राज्य था, जो भी राजस्थान वाले एरिया के अंदर जो भी राजपूत राज्य थे, इनको इसने विजित कर लिया था। तो इनको प्रभावी ढंग से इनके ऊपर क्या था, यानी कि शासन चलाने के लिए या भाई नियंत्रण रखने के लिए इसने क्या किया कि 1504 ईस्वी के अंदर आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी? 1504 ईस्वी के अंदर की थी। और क्यों की थी? क्योंकि ये क्या करना चाहता था, वहाँ से जो ये राजपूत राज्य थे राजस्थान के, वहाँ पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर आगरा के अंदर इसने क्या करवाया, एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे कि किस नाम से जाना जाता है, बादलगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो 2 साल तक ये चलता रहा। उसके बाद 1506 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी को आगरा के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और अपनी राजधानी किसे बना लिया? आगरा को। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने कि अपनी राजधानी दिल्ली को छोड़कर आगरा को बनाया था, तो वो कौन था? सिकंदर शाह लोदी था। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अन्य कौन कौन सी नीतियाँ या फिर कौन कौन से उसके कार्य रहे जिसके लिए कि जो सिकंदर लोदी है उसको याद किया जाता है। तो देखिए सिकंदर लोदी जैसे ही शासक बना तो उसने क्या किया, जो अफ़गान अमीर थे, अफ़गान अमीरों के बीच में क्या था, जो जातीय समानता थी, तो उनको आते ही समाप्त कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए बहलोल लोदी की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बहलोल लोदी था उसने क्या किया था, भाई ये जो अफ़गान जो अमीर जो वहाँ से उसने बुलाए थे अफ़गानिस्तान में, और ये पढ़ा था कि उसने भारत विजय के अंदर उसका सहयोग किया था बहलोल लोदी का। और इससे खुश होकर बहलोल लोदी ने क्या किया था, उनको ऊंचे ऊंचे पद दिए थे। उसके अलावा जागीरें प्रदान की थी और जो उनके बीच का भेदभाव था उसको समाप्त किया था। पिछली क्लास में ये भी देखा था कि जो बहलोल लोदी था उसका जो आचरण था इनके प्रति, अमीरों के प्रति, वो बेहद ही क्या था, सम्मानजनक था। यानी कि जब वो खड़े रहते थे तो वो भी खड़ा रहता था, अगर बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो वो भी बैठ जाया करता था। तो इस तरह से यानी कि अमीरों और जो बहलोल लोदी था उसके बीच में सुल्तान या जब भाई दरबारी के जैसा कोई संबंध नहीं था, वो सबको एक समान मानता था। तो सिकंदर लोदी ने आते ही क्या किया, इस चीज़ को सबसे पहले तो ख़त्म किया। उसने ये घोषणा करी कि भाई जो सुल्तान होता है वो सुल्तान है, बाकी जो दरबारी या अमीर कोई भी है वो अलग ही हैं, सबसे ऊपर कौन रहेगा? सुल्तान रहेगा। तो उसने आते ही ये काम किया। और इसके अलावा इसने भाई जो अफ़गान सरदार जो दरबार के अंदर काफ़ी अपना जैसे दबाव बनाने की कोशिश किया करते थे, उस चीज़ को भी इसने शांत करवा दिया। यानी कि अपने आदि उसने कह दिया था कि कोई भी सुल्तान भाई, कोई भी सरदार हो या कोई भी अफ़गान हो, वो सब क्या रहेंगे, सुल्तान के अधीन रहेंगे। सुल्तान का जो महत्व था यानी कि उसको बनाए रखने का इसने प्रयास किया था। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसके लिए भी इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे एक तो इसने क्या किया था कि कृषि के ऊपर जो जकात कर लगता था, यानी कि जो कृषि या फिर जो अन्न वगैरह हुआ करता था, खाद्यान्न हुआ करते थे, उसके ऊपर जकात कर जो लगता था उसको समाप्त कर दिया था। अब जकात कर क्या होता है? जकात कर देखिए कर था जो कि वैसे तो अमीर लोगों से वसूला जाता था, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम में से जो 2.5% है वो वसूला जाता था। और किसको दे दिया जाता था? जो गरीब या फिर ज़रूरतमंद लोग हुआ करते थे तो उनको दे दिया जाता था। तो इसी तरह से ही खाद्यान्न पर भी कर लगा करता था, जगात कर। तो इसने क्या किया था, सिकंदर लोदी ने उसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने बहुत से काम किए थे। जैसे कि अनाज अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो बीच में पहले चुंगी हुआ करती थी जहाँ पर कि टैक्स वसूला जाता था। तो इसने क्या कर दिया था, अनाज के ऊपर अगर किसी बैलगाड़ी या गाड़ी के अंदर अनाज जा रहा है तो उससे किसी भी किस्म का कर नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग था उसको भी संतुष्ट करने के लिए या फिर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था कि जो भी व्यापारिक कर थे उन सबको हटा दिया था। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? एक तो जैसे अनाज के ऊपर कर नहीं लगता था तो अनाज की कीमतें क्या हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी, यानी कि आम लोगों को इससे राहत मिली। इसके अलावा देखिए व्यापारियों को कर नहीं देना होता था, तो इससे क्या हुआ, व्यापारियों का जो व्यापार करना था वो काफ़ी आसान हो गया, सुगम हो गया। और जो चीज़ें थी, जो जाहिर सी बात अगर टैक्स नहीं दिया गया तो चीज़ों की कीमत भी क्या क्या हो गई थी, काफ़ी सस्ती हो गई थी। तो देखेंगे कि जो सिकंदर लोदी है उसके शासनकाल में ये कार्य बेहद ही
अच्छा हुआ था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो गरीब लोग भी थे वो भी क्या करते थे, जो भी वस्तुएं थी उन तक उनकी पहुंच जो थी वो आसान हो गई थी। यानी कि अनाज भी सस्ता, और इसके अलावा जो व्यापारियों के द्वारा कोई भी चीज़ों का निर्माण वगैरह किया जाता था तो वो भी सस्ती ही रहा करती थी। इसके अलावा देखिए भूमि के क्षेत्र इसमें इसने क्या किया था कि भूमि को मापने के लिए इसने एक पैमाने का आविष्कार किया था, एक पैमाना ईजाद किया था जिसे कि गज सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक जो गज सिकंदरी था वो किसके बराबर था, 30 इंच के बराबर था। तो इसकी इसने शुरुआत की थी। इसके अलावा बात करें अगर शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने बहुत सारे कार्य किए थे। जैसे कि जो भी उस समय के अंदर मदरसे हुआ करते थे जहाँ पर कि धार्मिक शिक्षाएँ दी जाती थी बच्चों को, यानी कि वो प्राइवेट स्तर के ही हुआ करते थे, निजी थे यानी कि किसी के। तो इसने क्या किया था, उनको सरकारी संरक्षण में ले लिया। यानी कि मदरसों पर जो भी खर्चा हो रहा है, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, उनको वेतन वगैरह दिया जा रहा है या फिर कोई भी कार्य करवाया जा रहा है वहाँ पर, तो वो किसके द्वारा करवाया जाएगा, वो सुल्तान के द्वारा करवाया जाएगा। और भाई जो राजकीय यानी कि सरकारी जो राशि है उसकी सहायता से उसके अंदर कार्य निपटाए जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मदरसे थे वो राज के संरक्षण में आ गए। इसके अलावा देखेंगे कि मदरसों में जैसे धार्मिक शिक्षाएं तो दी ही जाती थी, इसके अलावा इसने जो गैर धार्मिक शिक्षाएं थी, जैसे जो अन्य प्रकार की शिक्षाएं थी वो भी लागू करवा दी थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका जो है कार्य वो बेहद अच्छा रहा। इसके बाद देखिए और क्या किया इसने कि ये हो गया कि मदरसों को राज के संरक्षण में ले लिया और गैर धार्मिक शिक्षाएं भी अनिवार्य कर दी। और खम्स कर या फिर जिसको खुम्स कर भी बोलते हैं, उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया जाता था सिकंदर लोदी के समय में। खम्स कर के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। खम्स कर कौन सा होता था कि जहाँ भी सेनाएं अभियान के लिए जाती थी तो क्या होता था कि उस प्रदेश को विजित करने के बाद जो सेना थी उस क्षेत्र को लूट लिया करती थी। अब लूटने के बाद जो भी वहाँ से माल इकट्ठा होता था तो वो क्या करते थे, सेना और जो सुल्तान है उसके बीच में वो बांट लिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उससे पहले क्या सिस्टम था कि जो लूट का माल है उसमें से जो 80% है वो तो कौन लेता था, जो सैनिक हुआ करते थे, जो सेना हुआ करती थी वो ले लेते थे। बचा 20% वो किसका, सुल्तान का हो जाया करता था। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासनकाल में हमने पढ़ा था कि जो खम्स यानी कि लूट का माल था उसमें से जो 80% है वो सुल्तान का हुआ करता था और जो 20% है वो किसका था, सेना के बीच में विभक्त हो जाया करता था। लेकिन जो सिकंदर लोदी है इसने क्या घोषणा करवा दी कि जो लूट का माल है यानी कि जो उस लूट के माल के ऊपर जो कर लिया जाता है वो क्या होगा कि सुल्तान भी उसमें से किसी किस्म का कोई भी कर नहीं लेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो भी माल लूटा गया वो सेना के अंदर बराबर मात्रा में विभक्त हो जाया करता था। तो इससे क्या था कि भाई जो सैनिक हैं तो उस पर उनमें विश्वसनीयता बढ़ी सुल्तान के प्रति, विश्व के भाई अच्छा आदमी है, उसके लिए और अच्छे से कार्य करते थे। तो ये सब हुआ और उनकी हालत में भी सुधार हुआ, सैनिकों की हालत में, क्योंकि जो भी वो लूटते थे तो वो सारे आपस में बांट लिया करते थे। तो इसने महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अलावा देखिए गरीबों के लिए भी क्या किया इसने, मुफ्त भोजनालय वगैरह खुलवाए, जहाँ पर कि क्या हुआ करता था, जो गरीब व्यक्ति हुआ करता था वो मुफ्त में भोजन पा सकता था। और निष्पक्ष न्याय के लिए इसने मियाँ बुआ की नियुक्ति की। मियाँ बुआ क्या है, कोई भाई व्यक्ति होगा या फिर कोई इस टाइप का कोई पद रहा होगा जो कि क्या करता था, न्याय किया करता था। तो इस पद की इसने नियुक्ति करवाई मियाँ बुआ बुआ की। इसके अलावा देखिए धार्मिक रूप से जो ये सिकंदर लोदी था वो क्या था, असहिष्णु था। यानी कि ये नास्तिक किस्म का व्यक्ति था, किसी भी धर्म का ये सम्मान नहीं करता था। यानी कि चाहे वो इस्लाम धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, ये यानी कि उनका सम्मान नहीं करता था। और जैसे हिंदुओं के लिए तो खासकर नीति जो थी बेहद ही निराशाजनक थी, लेकिन ये इस्लाम का भी ज़्यादा सम्मान नहीं किया करता था। तो क्यों ये बात कही गई है, तो देखिए तो इसने क्या किया, ये जब भी अपने अभियान पर जाया करता था सिकंदर लोदी, तो वहाँ पर मार्ग के अंदर कोई भी मंदिर वगैरह मिला करता था तो ये उसको नष्ट कर दिया करता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए चंबेरी, मंदरेल और धौलपुर राजस्थानी वगैरह में ये मंदिर जब ये अभियान पर गया था तो इसने क्या किया था, इन मंदिरों को नष्ट कर दिया था। नष्ट के अलावा भैया लूटपाट भी की यहाँ पर, और लूटपाट का जो सामान था उसको क्या कहा जाता था, खम्स कहा जाता था। और ख़ास बात क्या थी कि इसके अंदर से राजा कोई भी अपना हिस्सा नहीं लेता था और जो जितना भी माल है वो सेना के अंदर ही बराबर बांट दिया जाता था। इसके अलावा देखिए जो नंगरकोट के अंदर ज्वालामुखी का मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में है ज्वालामुखी टेम्पल, तो वहाँ पर इसने क्या किया
कि जो जो ज्वालामुखी मंदिर के अंदर जो माता की मूर्ति थी तो उसको इसने विखंडित कर दिया था, भाई पूरी तरह से उसको तोड़ दिया था। अब तोड़ने के बाद वो पत्थर की मूर्ति के जो भी टुकड़े थे तो उसने क्या किया था, वो टुकड़े कसाईयों को दे दिए थे, और कि भाई इनसे किस काम में लेना है इनको, कि जब भी आप ये जानवरों का मांस तोल कर दोगे अपने ग्राहकों को, तो आप जब मांस तोलोगे तो किससे तोलना, ये जो मूर्ति के टुकड़े हैं इनसे तोलना। तो ये बेहद ही बुरा काम किया था किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। इसके द्वारा देखिए एक बार क्या हुआ था, एक हिंदू ब्राह्मण था, काफ़ी संत व्यक्ति था, वो उस समय अपना भाई प्रचार कर रहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम हैं वो क्या है, दोनों धर्म एक बराबर है, दोनों धर्म एक जैसे ही हैं। तो इन दोनों धर्मों की उसने तुलना कर दी थी कि भाई हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है वो बराबर है। तो इससे क्रोधित होकर जो सिकंदर लोदी है उसने क्या किया था, जो वो ब्राह्मण था जो कि ये बात बोल रहा था उसको फांसी पर लटकवा दिया था, तो ऐसे मरवा दिया। इसके अलावा देखिए जो त्यौहार होता है मुस्लिम्स का मुहर्रम, उस पर इसने क्या की थी, पाबंदी लगा दी थी कि भाई मेरे राज्य के अंदर कोई भी ये त्यौहार जो है मुहर्रम का ये सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो मुस्लिम महिलाएं थी वो कहीं मज़ार पर जाती थी, यानी पीर पीर बाबा की जो दरगाह वगैरह रहती हैं इस टाइप की वो जगह पर जाती थी, तो जिसने क्या किया, उन महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगा दी कि कोई भी मुस्लिम महिलाएं क्या नहीं करेगी, किसी भी दरगाह पीर या फिर मज़ार वगैरह पर नहीं जाएंगी। और ये देखिए जो मुस्लिम जो यात्रा निकालते हैं ताजिया, तो इसके ऊपर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी ताजिया वगैरह नहीं निकालेगा मेरे शासनकाल में। इसके अलावा देखिए ये किसी भी किस्म की भाई दाढ़ी मूछे नहीं रखता था। इसका मानना था कि जो सम्राट है उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए, वो बेहद ही सुंदर दिखाई देना चाहिए, तो इसकी वजह से दाढ़ी नहीं रखता था। या यूँ कहिए कि जैसे मुस्लिम धर्म के अंदर दाढ़ी वगैरह रखी जाती है तो ये नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था। तो कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से क्या था, ऐसे ही शुणु था, यानी कि नास्तिक टाइप का व्यक्ति था। इसके अलावा देखते हैं अन्य कौन कौन से कार्य या नीतियाँ रहीं। अब देखिए अगर इसके व्यक्तित्व की बात करें तो ये जो सिकंदर जो लोदी था ये फारसी भाषा का जो है बहुत बड़ा विद्वान था, फारसी भाषा का ज्ञाता था, अच्छी तरह से फारसी भाषा को जानता था। और देखिए जैसे सरनेम लिखते हैं ना, अपना उपनाम, जैसे कोई कवि वगैरह अपना, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो जो निराला पीछे लिखा गया वो क्या हो गया, उपनाम हो गया। यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी है वो कोई भी कविताएं लिखती है तो किसके नाम से लिखते हैं, निराला के नाम से। तो जो सिकंदर लोदी था इसने अपना एक उपनाम रखा हुआ था, और क्या उपनाम था, गुल रुखी, गुल उखी या फिर भाई गुल रुखी, ये इसका उपनाम था। तो ये कोई भी जो कविताएं लिखा करता था फारसी भाषा के अंदर तो किस उपनाम से लिखता था, गुल उखी के नाम से। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुल उखी या गुल रुखी के उपनाम से फारसी भाषा के अंदर कविताएं लिखा करता था, तो वो कौन था, सिकंदर लोदी था। तो कह सकते हैं कि काफ़ी विद्वान टाइप का व्यक्ति था कि भाई फारसी भाषाओं के अंदर कविताएं भी लिखता था, और उपनाम गुल्लुकी। इसके अलावा इसके शासनकाल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद भी करवाए गए, जैसे कि जो संस्कृत का एक ग्रंथ था किस पर आधारित था, वो आयुर्वेद के ऊपर, यानी कि आयुर्वेद की एक पुस्तक थी संस्कृत के अंदर, तो इसका उसने फारसी भाषा के अंदर अनुवाद करवाया था सिकंदर लोदी ने, जिसको फरहंग ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि फरहंग ए सिकंदरी किसका अनुवाद है, तो ये आयुर्वेद का अनुवाद है जो कि फारसी भाषा के अंदर किया गया था। इसके अलावा देखिए फारसी भाषा में इसने संगीत के ऊपर एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखवाई थी जिसे लज्जत ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि लज्जत ए सिकंदरी जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है, तो वो संगीत के ऊपर आधारित है। तो ये हो गया इसके बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में। और देखिए कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन किसका समकालीन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सिकंदर लोदी है तो इसके शासनकाल में, यानी कि इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो इसके समय के अंदर किस किस का जन्म हुआ था। देखिए एक तो महान पुरुष जैसे कबीर जो हैं वो इन्हीं के शासनकाल से संबंधित है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो कबीर है निम्नलिखित में से किसके समकालीन है, तो वो किसके हैं, सिकंदर लोदी के। इसके अलावा देखिए जो गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, ये भी इसका समकालीन था। इसके अलावा जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, राजपूत शासक राणा सांगा, ये भी इसके समकालीन थे। तो ये याद रखेंगे तीनों बात आप। इसके अलावा देखिए जो सिकंदर लोदी था वो क्या था, संगीत में भी रुचि रखता था, और ख़ासकर जो शहनाई थी उसको सुनने का ये बेहद शौकीन था। इसके बाद 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया, और वही जनता जो थी इसके शासनकाल में खुश थी।
लगभग वैसे धार्मिक रूप से कट्टर था, लेकिन वैसे आप देखेंगे कि भाई कृषि के क्षेत्र में भी अच्छे कार्य किए थे, व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छे कार्य किए थे, तो जनता इससे खुश थी। और गले में कोई बीमारी हो गई थी, उसके चलते ये क्या हुआ, इसकी 1517 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से सिकंदर लोदी है जो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब सिकंदर लोदी का जो बेटा था इब्राहिम लोदी, तो उसने क्या करवाया कि दिल्ली के अंदर जो लोदी गार्डन है वहाँ पर इसका मकबरा बनवाया। वो मकबरा स्थित है दिल्ली के अंदर, और जो मकबरा है वो क्या है, बेहद ही सिंपल है, अष्टभुजाकार मकबरा है, यानी कि अष्टभुजाकार शैली के अंदर बना हुआ मकबरा है। और कहाँ पर है, लोधी गार्डन दिल्ली के अंदर। तो ये हो गया। अब देखेंगे कि जो इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो कौन था, इब्राहिम लोदी, जो कि बेटा था सिकंदर लोदी का। तो पढ़ेंगे अगली क्लास में इब्राहिम लोदी को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।